इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे। वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी हद तक जा सकता है। मैं प्रतिपक्ष के अपने साथियों से कहूंगा, राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं, उन पर बात करिए, उन पर हमारा विरोध करिए, किंतु ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सेना के मनोबल, सेना के शौर्य और पराक्रम से संबंधित किसी मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति करने से हमें बचना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। और सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि जब राष्ट्र की मांग में भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, तो उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, तब उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। इतिहास ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। सभापति महोदय, आज सारी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। जिस देश ने आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में औजार बना लिया है, उसके लिए लंबे समय तक यह खेल खेलना यह संभव नहीं है। जो लोग सांपों को अपने घर में पालते हैं, एक दिन वह सांप उन्हें भी डस लेता है। आतंकवाद का यह कारोबार आज पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी अलगाववादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष आपने टेलीविजन के चैनल पर देखा है, पर्दे पर देखा है। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में इस्तेमाल करती हैं सभापति महोदय, और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने का वह सपना भी देखते हैं। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं सभापति महोदय कि भारत को 1000
भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों का सपना कभी भी किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो। और ऐसा भारत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ हर हद और हर सरहद पार करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। सभापति महोदय, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आईं, देर सवेर सभी समाप्त हो गई। आतंकवाद भी एक महामारी है, इसकी नीयत भी यही होने वाली है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक आतंकवाद है हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद रूपी महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की इस समस्या का स्थायी समाधान अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। सभापति महोदय, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी कामयाब नहीं होती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का फ्रीडम फाइटर हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में सार्क गृह मंत्रियों की 2016 में हुई बैठक में पूरी साफ गोई के साथ रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था, इसलिए यह बात मैंने उस समय रखी थी। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है सभापति महोदय, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे अथवा हिंसा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए। यह कितना विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन भारत आज पूरी दुनिया में जहां आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में उसे पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बनकर उभरा। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी, अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की समय समय पर मदद भी की है और लगातार मदद कर रहा है। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है, यह एक मिसाल है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की यदि लिस्ट देखें तो सभापति महोदय, यह लिस्ट बहुत ही लंबी है। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में वह लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उनके मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम खत्म करें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सभापति महोदय, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया में बेनकाब करना जरूरी है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है
संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए। सबसे ताजा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयरमैन अथवा उपाध्यक्ष बनाया जाना। इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं। हैरानी की बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था और सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था। यह भी किसी से छुपा नहीं है, उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह भी जाहिर है, यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाली बात हुई सभापति महोदय। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह कैसे भुलाया जा सकता है कि यह वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के रूप में होता रहा। यह वही देश है जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी ये खुलेआम घूमते रहे और जहर उगलते हैं, जहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर खड़े होकर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं। अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है सभापति महोदय। यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक मजाक है, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई का उपहास है सभापति महोदय। सभापति महोदय, जब हम आतंकवाद के खतरे से मुक्त होंगे तभी हम पूरी दुनिया में सही मायने में शांति और प्रगति के साथ साथ समृद्धि के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। यह सब तो पाकिस्तान की आम जनता भी चाहती है, मगर वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल रखा है। कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद एक धंधा बन चुका है। सभापति महोदय, पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है। वह हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं, आज पाकिस्तान की पीठ पर सभापति महोदय एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है आतंकवाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत की मदद लीजिए। भारत मदद करने को तैयार है। सभापति महोदय, भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। यह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना ने दिखा दिया है। यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है, साफ तौर पर देख लिया है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह सभापति महोदय मानता ही नहीं है, लेकिन मानेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का रणनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर जितना भी बनाया जा सकता है वह बनाए। पूरी दुनिया से मैं अपील करना चाहता हूं। सभापति महोदय, भारत के लिए शांति हमारी यह प्राथमिकता है, हमारी यह प्रायोरिटी है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है सभापति महोदय। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है। यह सामर्थ्य पिछले 11 सालों में कई गुना बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।
सभापति महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज का भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ एक नई रणनीति अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा रक्षा का क्षेत्र। जब सभापति महोदय, जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दें तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम सक्षम हैं और किसी के मोहताज नहीं। सभापति महोदय, भारत आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहा है जो हमें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से लगातार मजबूत बना रही है। पहले हम रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ नहीं, गौरव के साथ, कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय, बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना, यह हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में टॉप पर है इस समय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश की रक्षा का बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली था, 2,53,000 करोड़ था। वह अब लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 2024-25 में 6,21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। और अब यह भी बतलाना चाहता है सभापति महोदय, इस बार और बढ़ने वाला है। सभापति महोदय, आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड हथियार नहीं है बल्कि इस देश में बनी मिसाइलें, टैंक और अन्य सिस्टम एवं प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारी अग्नि, हमारी पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। और यह सब भारत में बनी है, भारत की धरती पर बनी है, भारतवासियों के हाथों से बनी। और अब हमारे देश में आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट, सभापति महोदय, आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी हमारी ताकत है, बनाया है। सभापति महोदय, आपको जानकर यह सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के तुलना में लगभग 35 गुना 35 टाइम्स बढ़ चुका है, 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ था। वो आज 24-25 में बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ पहुंच गया। करीब 100 देशों को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और 2029 आते आते 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। आज हम दुनिया की टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। सभापति महोदय, हम अपने प्रयासों में कितना सफल रहे हैं, इसकी एक झलक आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। वैसे तो रक्षा मंत्रालय समय समय पर डिफेंस एक्सपो करता रहता है, लेकिन दुनिया ने रियल टाइम डिफेंस एक्सपो
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। सभापति महोदय, भारत की रक्षा तैयारी मजबूत रखना यह एक दिन का काम नहीं है। सभापति महोदय, हमने सेनाओं को मजबूती देने के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की भी कई बार छूट दी है, जिसका सेनाओं ने पूरा लाभ उठाया है, वह महसूस करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वाले हर देश को सभापति महोदय यह समझ लेना चाहिए कि आज भारत की सेनाओं में हर हालात से निपटने की ताकत भी है और हमारी सेनाओं की कुवत भी। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा देश क्या कर रहा था। जानते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सह देने वाली ताकतों को भी संदेश दे दिया है। सभापति महोदय, इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से कभी जीत नहीं सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा दुनिया का एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के इस गंदे खेल को अब जड़ से खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। सभापति महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि वैचारिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी किया है और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहे हैं और इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा है और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को भारत के प्रति मजबूत किया है। मैं प्रतिनिधिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। हमारे इस सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुझे इस सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर राजनीतिक दल ने, खड़गे साहब जी थे उसमें, हर राजनीतिक दल ने अपने मतभेद भुलाकर देश हित में सेना और सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया। यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और भी निर्णायक